नमस्कार। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कहा जाता है कि खेल सिर्फ शरीर को ही मजबूत नहीं बनाते, बल्कि यह आत्मा और आत्मविश्वास को भी शक्ति देते हैं। और अगर हम बात करें मार्शल आर्ट की, तो ये हमें आत्मविश्वास और अनुशासन की पहचान देता है। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे ही खिलाड़ी जो कराटे, स्क्वैश और टैंग सूडू तीनों ही खेलों में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और हमारे देश और हमारे द्वीप समूह का नाम रोशन कर रहे हैं। 23 साल की उम्र में 19 साल का अनुभव, 39 राष्ट्रीय और 5 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 120 से अधिक पदक और 7 बार चैंपियंस ऑफ चैंपियन का किताब अपने नाम कर चुके हैं। बेस्ट फाइटर, बेस्ट कैंपर का अवार्ड भी अपने नाम दर्ज कर चुके हैं और अभी ये तीनों खेलों के रेफरी हैं और ब्लैक बेल्ट सेकेंड डैन भी हैं। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी श्री आर दिनेश जी की। आर दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं दिनेश जी से उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनके अनुभव के बारे में। दिनेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आपके परिवार के बारे में आप हमें कुछ बताएं। मैम, अच्छा, जैसे कि आपने कहा, मेरा नाम आर दिनेश है जी। मैंने बातू बस्ती पे रहता हूँ, पोर्ट ब्लेयर पे। मैंने अपना स्कूलिंग जो है नर्सरी से लेकर 12th तक कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे किया था। मैंने अपना यूजी जो है जवाहरलाल राजकीय महाविद्यालय पे मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पे कंप्लीट किया है। अभी मैं चेन्नई पे तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे मैं MBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा हूँ, फाइनल ईयर पे हूँ अभी जी। मेरे घर पे 2 बहन है और पापा मम्मी रह रहे हैं। पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, मम्मी अपना CSE रखे हुए हैं। जी, अगर हम बात करें कि आपका मार्शल आर्ट के प्रति रुचि कैसे बढ़ी, आपको किससे प्रेरणा मिली? मैम, मेरे मार्शल आर्ट की रुचि तो मेरे पापा के थ्रू बढ़ी, कि पापा भी अपने यंग एज से मार्शल आर्ट्स पे इंक्लूडेड है। उन्होंने मुझे मेरा यंग एज पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे मास्टर MD सेल्वम के पास, जो कि मेरे कोच और मेरे गुरु है। उनके पास उन्होंने एडमिशन कराया था, तो वो टाइम से मैं अभी तक उनके साथ ही लगा हुआ हूँ मार्शल आर्ट्स पे और चल रहा है। मेरा रुचि जो है और इंटरेस्ट इस पे बढ़ ही रहा है, जबकि कम नहीं हो रहा है इस पे लेके। जी, अब अगर हम बात करें कि आपने तीनों ही खेलों में महारत हासिल की है, तो इन तीनों खेलों में सबसे ज्यादा कठिनाई किस खेल में है? मैम, कठिनाई तीनों खेलों का अलग अपना अपना जगह पे, तीनों खेल का कठिनाई अपना अपना अलग लेवल पे है, क्योंकि हर गेम का हर रूल्स एंड रेगुलेशंस, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज एंड प्लेइंग का स्टाइल है तो अलग होते हैं मैम। तो तीनों को कठिनाई अलग समान है अलग अलग जगह पे। जी, आपने किस उम्र से इसे खेलना शुरू किया था? मैम, मैंने अपना 4 इयर्स पे शुरू किया था। व्हेन आई वाज 4 इयर्स, फ्रॉम 2006 से मैं खेल रहा हूँ। जी, जैसा आपने कहा, आप तीनों ही खेलों के बारे में बखूबी जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि कराटे जो है उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं, तीनों ही खेलों के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। हम शुरुआत कराटे के साथ करते हैं। तो कराटे को आत्मरक्षा की कला भी कहा जाता है, तो इस खेल के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे खेला जाता है या इसमें क्या क्या चीजें हैं, बारीकियां हैं इसकी? मैम, कराटे जो है एक जापानीज गेम है जो जापान में फाउंड हुआ था, जापान से चल रहा है, ट्रेडिशनली चल रहा है। आज का टाइम पे कराटे को 2 वे पे देखा, एक ट्रेडिशनल कराटे देखा जा रहा है, एक मॉडर्न कराटे जा रहा है। जो मॉडर्न कराटे है विच इंक्लूड्स काता एंड कुमिते, 2 इवेंट पे चल रहा है। काता जो है जिसपे हम अपना टेक्निक्स को शो करना होता है, और काता को हम कराटे का बैकबोन भी कहते हैं। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्ट्रेंथ इंक्लूड होता है काता करने पे। कुमिते जो है स्पायरिंग, जिसे हम फाइटिंग कहते हैं, वो इवेंट को कुमिते कहते हैं। जो उस पे पॉइंट सिस्टम पे जिसका लीडिंग पॉइंट्स है उसे जीते, विनर कहलाएगा। जी, तो जैसा आपने बताया कि एक केवल सेल्फ डिफेंस ही नहीं होता है कराटे का मतलब, तो आपके अनुसार और क्या चीजें हैं उसमें जो हमें समझनी चाहिए? मैम, कराटे एज अ पर्सन, कराटे आप जो कर रहे हैं वो पर्सन को सेल्फ डिसिप्लिन छोड़ के, गेम टेक्निकल छोड़ के पर्सन का डिसिप्लिन होता है, उनका एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। उनका उठना बैठना चलना फिरना जो भी स्टाइल है कॉमन पर्सन से वो अलग रहते हैं। एज अ प्लेयर, कराटे प्लेयर, उनका अंदर एक बेस्ट एक लीडर का क्वालिटी आ जाता है, एक मोटिवेशन क्वालिटी आ जाता है, जो कि हर एक सिचुएशन को फेस करने रेडी रहते हैं। कोई सिचुएशन बोल्ड रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन आ गए तो हम फेस नहीं कर रहे, पीछे हट के हम बुज़दिल की तरह पीछे भाग रहे हैं, नहीं करेंगे।
एक आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है जब हम कराटे करते हैं। तो जी, तो ये कराटे में क्या क्या पड़ाव होते हैं? मैम कराटे पे बेसिकली हमारा 8 पड़ाव होते हैं मैम, बेल्ट के हिसाब से 8 पड़ाव के बाद ही ब्लैक बेल्ट करते हैं। ब्लैक बेल्ट्स में भी बहुत सारा पड़ाव होते हैं, अलग अलग गेम स्टाइलिंग के हिसाब से वो अलग अलग पड़ाव नाम अलग अलग दे रहे हैं। बट एज अ प्लेयर फर्स्ट बिगिनर होता है, देन इंटरमीडिएट होता है, देन थोड़ा एडवांस होता है, देन मास्टर डिग्री होता है। ये 4 मेन लेवल होते हैं। जी, ये ब्लैक बेल्ट जो डेन है वो उसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। मैम ब्लैक बेल्ट जो है एज अ प्लेयर किसी को ब्लैक बेल्ट अगर अचीव करना है तो उसे मिनिमम 8 to 10 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग करना ही होता है। उस ट्रेनिंग पे टेक्निकल ट्रेनिंग, थियोरिटिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, सारा हिसाब का ट्रेनिंग होता है, ताकि एक प्लेयर जब ब्लैक बेल्ट खिलाता है तो मास्टर खिलाता है, तो वो अपना मास्टरी करने का टाइम ही शुड बी द परफेक्ट। उसके पास सारा चीज़ का नॉलेज और सारा चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लैक बेल्ट लेने के लिए। जी, अगर हम बात करें कि आजकल के बच्चों में कराटे को लेके उनकी रुचि कैसी है, या स्कूलों में इसे और बढ़ावा मिलना चाहिए इस खेल को? जी जरूर मिलना चाहिए मैम, क्योंकि कराटे सिर्फ एक स्पोर्ट्स का देखा नहीं जाता है, कराटे को एक वे ऑफ लिविंग भी बोला जाता है। कराटे जो लाइफस्टाइल है, वे ऑफ लिविंग, क्योंकि इट टीचर्स एवरीथिंग। बच्चे को जो गलत एक्टिविटीज चल रहा है आज का टाइम पे, जो बच्चे लोग जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब चीज़ से दूर रहते हैं कराटे करने से। एक सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, अपना हेल्थ मेन चीज़ जो है एज अ पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ। तो हेल्थ को रख के बहुत ठीक मेंटेन करके रखता है कराटे, बहुत डेवलपमेंट देते हैं। फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, दोनों हेल्थ पे कराटे बहुत सपोर्टिव और वाइटल रोल प्ले करते हैं। जी, अगर हम बात करें कि कराटे खेलने के लिए एक खिलाड़ी में सबसे ज्यादा क्या गुण होने चाहिए, या आप सबसे पहले क्या देखते हैं कराटे खिलाड़ी के? मैम फर्स्ट मेन बेसिक गुण जो है एज अ प्लेयर किसी का अंदर रहना चाहिए, तो मेन थिंग है फोकस। उनका एम क्या है, क्या चीज़ के लिए सीख रहे हैं हम, क्या चीज़ के लिए कराटे कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना एम का, पेरेंट्स का फोर्स पे या किसी को देख के कॉपी करने के लिए कराटे नहीं करना है मैम। हमको अपने लिए, अपना जब एम रहेगा तो गेम भी सपोर्ट करेगा हमें। ऐसा नहीं कि बिना इंटरेस्ट का आप करें तो गेम भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब व्हेन यू आर इंटरेस्टेड तभी गेम आपको पर इंटरेस्ट दिखाएगा। जी, ये तो रही कराटे की बात। अब जो दूसरा आपका खेल है स्क्वे, जिसे हम भारत का पारंपरिक खेल भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। मैम स्क्वे मार्शल आर्ट जो है, स्क्वे है जो खेल है हमारा राजा महाराजा टाइम से खेला आ रहे हैं हम जी। जो हम तलवारबाजी बोलते हैं, जिससे हम एक हाथ पे तलवार पकड़ते हैं, एक हाथ पे डाल पकड़ते हैं, राजा महाराजा लोग जो लड़ रहे थे, उसको हम इंडियन ट्रेडिशनल गेम को एक स्पोर्ट्स पे कन्वर्ट करा के हम अभी फाइबर स्टिक और फाइबर का शील्ड यूज कर रहे हैं, जिसपे हिट करके हमें स्कोर लेना होता है। थोड़ा डिफिकल्ट गेम है क्योंकि इस पे इक्विपमेंट यूज होता है, तो इसे हम खेला जाते हैं, वैसे ही खेले जाते हैं। जी, आपने जैसा बताया इसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो कौन से वेपन या इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं या कैसे यूज किए जाते हैं उनको? जो स्वॉर्ड जो है, स्वॉर्ड को मॉडर्नाइज स्पोर्ट का लिए मॉडर्नाइज करके इसे एक फाइबर स्टिक, जो फाइबर होता है, फाइबर पीवीसी फाइबर का स्टिक से उसको हम कवर कर, लेदर कवरिंग से हम खेलते हैं, जिसपे हमें ओपोनेंट को हिट करके स्कोर लेना पड़ता है। पूरा बदन पे, पूरा चेस्ट पे हो, हेलमेट पे हो, हेड पे हो, या आर्म्स पे हो, या शिन्स पे हो, हमारा फुल गार्ड रहता है, जिसपे हमें हिटिंग करके हमें स्कोरिंग लेना पड़ता है। और स्कोरिंग के हिसाब से हमें फिर प्लेयर को विनर या लूजर डिसाइड किया जाता है। जी, तो इस खेल को खेलने की सही उम्र या कब से शुरू कर सकते हैं? मैम मिनिमम आपको ऐसा ट्रेनिंग लेने के लिए आपको 4+ या 5 उम्र से ही आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। 4+, क्योंकि तभी बच्चे का दिमाग पे जो है गेम को सीखने का और समझने का मेंटालिटी है। तब तक तो बचपना पे रहते हैं, सब चीज़ को खेल पे लेते हैं, उसके बाद ही आप कुछ चीज़ सीखने का इंटरेस्ट अब लेते हैं। तो मिनिमम ईयर्स इज 5 ईयर्स। जी, तो ऐसा जैसे अगर हम स्क्वायर खेलना शुरू करना चाहते हैं, तो क्या कराटे सीखना या फिर टैंक्सू ये जरूरी है, या आप इस गेम में ही केवल आगे बढ़ सकते हैं? सिर्फ इस गेम पे कर सकते हैं। अब तीनों गेम का मैंने जब करा था, मैंने भी कराटे से ही शुरू करा था। मैंने कराटे शुरू करा था, फिर मैंने स्क्वे पकड़ा, फिर मैंने तंगसूडू खेलना स्टार्ट किया था। तो मेरे लिए जब नेक्स्ट गेम सीखना हुआ तो थोड़ा इजी लगा, क्योंकि मेरे पास कराटे का बेस पहले से ही था।
तो मैंने तो स्क्वायर या तांगसू सीखने में मुझे ईजी लगा वो चीज़। जी, स्क्वायर और स्क्वायर में आपने जैसे बताया कि डिफेंस भी ज़रूरी है, अटैक भी ज़रूरी है, तो इन दोनों को बराबर कैसे देखा जा सकता है, या जो खिलाड़ी है वो इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं? मैम उसका एक ही ऑप्शन है आपके पास, ट्रेनिंग। जी, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना अच्छा से अच्छा प्लेयर हो जाओ या कितना पुराना प्लेयर हो जाओ। जब तक प्लेयर इन फील्ड उतर के ट्रेनिंग नहीं करेगा, क्योंकि माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही है ये सब। जी, जब आप सामने वाला जब हमें हिट कर रहा है तो हमारा माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेट करके ही उसे डिफेंस करके फिर हमें वापस हिट करना होता है उस पर। जी। तो इसके लिए कितने समय की ट्रेनिंग या कितने घंटे हमें प्रैक्टिस करनी मैम चाहिए? मिनिमम ऐसा अगर हम बात करें कंपटीशन ट्रेनिंग को लेके, ऐसा एक प्लेयर जब कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे हैं तो मिनिमम मॉर्निंग 4 आवर्स, इवनिंग 4 आवर्स जो है मिनिमम ट्रेनिंग होता है। जी, आप बाकी आपका रेगुलर बेसिस पे आप दिन पे 2 घंटा 3 घंटा आप तो ट्रेनिंग करना होता है, जिसको लेके आप अपना जो टेक्निक्स है मेंटेन करके रख सकते हैं। मार्शल आर्ट लेजेंड है ब्रूस ली, उन्होंने कहा था डोंट फियर अ मैन हु नो 1000 पंचेस, फियर अ मैन हु नो 1 पंचेस एंड प्रैक्टिस 1000 टाइम्स। जी, तो एक ही चीज को आप अलग अलग चीज सीखने से आपको कोई चीज नहीं मिलेगा, आप एक चीज को 1000 बार प्रैक्टिस करिए, आपको वो चीज परफेक्ट हो जाएगा। जी। तो ये जो खेल है जी या इसमें जो बच्चे आना चाहते हैं, इसका प्रोसेस कैसा है? मीन्स इस खेल में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? मैम हमारा क्लासेस चल रहा है तो हम क्लासेस पे ज्वाइन करके बेसिक जो अपना एज क्राइटेरिया देके बच्चे बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कंपटीशन, फिर नेशनल कंपटीशन, फिर इंटरनेशनल, वैसा स्टेप बाय स्टेप भी हम फॉलो कर सकते हैं ताकि बच्चों को कंपटीशन क्या होता है वो भी पता चले और उनको स्टेज क्वालिफाई कर करके वो हायर स्टेजेस पे भी जा सके। जी, जो इसके स्टेजेस हैं, जैसे हमने कराटे में आपने बताया 8 पड़ाव होते हैं, तो इसमें क्या है, क्या चीजें इस पे भी वैसा है मैम, इस पे 10 बेल्ट का जो पड़ाव होता है, इस पे 10 बेल्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ब्लैक बेल्ट तक 10 बेल्ट्स होते हैं। तो उस बीच पे हर एक बेल्ट का हर एक लेसन होता है, हर एक टेक्निक्स होता है, वो चीज़ लेसन कंप्लीट करना, लेसन को लेके हम चेक करते हैं, एग्जाम लेसन होता है, वो सब होने के बाद ही उसको नेक्स्ट बेल्ट पे या नेक्स्ट पड़ाव पे भेजा जाते हैं। जी, इसमें जैसे कैडेट हो गया, जूनियर हो गया, सब जूनियर हो गया, मिनी सब जूनियर हो गया, फिर खेलते हैं सीनियर। तो इसमें 5 डिफरेंट वेट कैटेगरीज, 5 डिफरेंट एज कैटेगरीज होते हैं, जैसे मिनी सब जूनियर, कैडेट, जूनियर, सीनियर, इतना कैटेगरीज पे हमें फाइट करना होता है। इतना कैटेगरीज पार होके हमें ऐसा प्लेयर चैंपियन बुलाया जाता है। जी, तो ये जितने भी 5 आपने स्टेजेस बताए, तो इनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस भी अलग होती होंगी? जी, इनके ट्रेनिंग प्रैक्टिस भी अलग होता है, इवन इनका जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट होता है, जो फाइटिंग इक्विपमेंट होता है, उसका भी साइज और वेट डिफरेंस भी होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो अभी हमारा वेट मेरे एज के हिसाब से प्रैक्टिस या फाइट नहीं कर पाएंगे। उनका अलग होता है ट्रेनिंग सेशन, उनका जो सिलेबस है वो अलग होता है, हमारा जो सिलेबस है वो अलग होता है। जी, जैसा इस खेल में वेपन्स यूज होते हैं, तो ये जो वेपन है ये कितने सुरक्षित रहते हैं या इनके एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जी, जीरो इंजरी कहते हैं, बिकॉज फ्रॉम हेड टू टो सब जगह पे हमें गार्ड दिया जाता है, जो प्रोटेक्टिव गियर्स होता है, और जो शील्ड भी होता है, और जो स्टिक जो बोल रहे हैं वो भी लेदर का ही कवरिंग से रहता है, पीवीसी प्लास्टिक का ही रहता है, अंदर पीवीसी प्लास्टिक जो पाइप है उसका ही रहता है। तो इंजरी होने का चांसेस जीरो ही है, जीरो इंजरी बोलते हैं इस पे। जी, इस खेल की सबसे कठिन टेक्निक क्या है? फाइटिंग टेक्निक्स जो होते हैं मैम उसी होते हैं, जिसको हम किकिंग या स्कोरिंग, किकिंग एंड स्कोरिंग पे ही जो है जब से बहुत तकलीफ या बहुत डेंजरस टेक्निक्स बोल सकते हैं, जिसको लेके हम उसे मास्टरी करने टाइम लगता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन, दोनों का मूवमेंट एक साथ होना पड़ता है इस पे। जी, और अब अगर हम इस खेल में कहें कि खिलाड़ी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, तो मैम सेम सारा खेल पे एक ही गुण होना चाहिए कि प्लेयर को फोकस, डिटर्मिनेशन, माइंडसेट, हार्ड वर्क माइंडसेट और डेडिकेशन होना चाहिए। डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही है मैम, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी गेम हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो या और कहीं का भी गेम हो, डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब तक प्लेयर के अंदर खेल को लेके डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो प्लेयर कभी खेल नहीं पाएगा आगे। जी, अब आपके तीसरे खेल टैंग सू डू, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैम टैंग सू डू जो है एक कोरियन कराटे बोला जाता है इसे, क्योंकि इस पे जो है
टेक्निक्स जो है दोनों कराटे और ताइक्वांडो को मिक्स करके जो गेम बना हुआ है उसे हम तंगसूडू कहते हैं जी। ये जो है इसका जो है फिलहाल तंगसूडू जो हेडक्वार्टर्स है ये जो है यूएसए पे है। इस पे मोस्टली जो है आपका किकिंग इन्वॉल्वमेंट होते हैं, किकिंग पे ही ज़्यादा स्कोरिंग दिया जाता है, किकिंग पे ही ज़्यादा स्कोर दिए लेके जाते हैं। ये जो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कराटे एंड ताइक्वांडो का मिक्सचर है ये। जी। इसकी प्रतियोगिता कैसे होती है? मैम इसकी प्रतियोगिता टाइमिंग सिस्टम पे होता है, एज कैटेगरी एज एंड वेट देख के टाइमिंग को लेके होता है। हर साल होता है हमारा नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होता है जिसपे पॉइंट मैम हर गेम पे चाहे वो कराटे हो, स्क्वे हो या तंगसूडू, एक प्लेयर को जीतने का ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जी। जैसे हम पॉइंट सिस्टम पे जीत सकते हैं, जो प्लेयर गिवन टाइमिंग के जिसने लीडिंग पे है पॉइंट, जिसका पॉइंट ज़्यादा है उसने जीत गया। सेकंड जो है नॉकआउट बोलते हैं हम, जी। प्लेयर ने हार मान लिया कोई भी रीज़न से, एक प्लेयर आया नहीं उसको वॉकओवर बोलते हैं। हार मान लेता है तो इंजर्ड हो गया, फाइट पे लग गया, एंकल ट्विस्ट हो गया या हिटिंग जो है कहीं जोर से लग गया, रॉन्ग हिट लग गया तो उसको वजह से प्लेयर वॉकओवर दे देता है ये चीज़ें। थर्ड होता है मैम जो है रेफरी स्टॉपिंग द कॉन्टेस्ट, RSC बोलते हैं। जब प्लेयर इंजर होके लग जाता है जब तब भी प्लेयर बोल रहे हैं कि नहीं मैं खेलूंगा, बट रेफरी को पता चलता है कि नहीं प्लेयर खेलने का हालत पे नहीं है, इसे नहीं खेलना चाहिए, तो वो टाइम पे रेफरी स्टॉप कर देते हैं। फोर्थ होता है मैम बाई सिस्टम, बाई बोलते हैं इसे, जो आके एक फिक्सर जो सेट होता है, प्लेयर खेलते हैं, नॉकआउट सिस्टम होता है या लीग सिस्टम होता है, उस पर बाई मिलता है। जो बाई मोस्टली एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर या एक बेस्ट प्लेयर को ही मिलता है ताकि वो ज़्यादा राउंड नहीं खेल पाए और अपना फाइनल्स परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी सेव करके रखे। जी। तो इस खेल के लिए भी क्या छोटी उम्र से खेलना शुरू कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। जी। तो ये जो खेल है, ये तीनों ही खेल, इनमें सबसे कठिन खेल कौन सा है या फिर मैम तीनों का कठिनाई एक अलग अपना, मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था तीनों का कठिनाई अपना अपना जगह पे, तीनों का कठिनाई अलग अलग होता है। जी। और तीनों के टेक्निकल डिफरेंसेस क्या हैं? मैम जैसा कराटे पे सिर्फ ग्लव्स यूज होता है जी एंड फुट कवर यूज होता है और कोई इक्विपमेंट्स या कुछ नहीं है, बाहर एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स नहीं है यूज होता है। तंगसूडू पे सेम कराटे का तरह ही यूज होता है, बट किकिंग्स पे ज़्यादा हेलमेट कंपलसरी होता है तंगसूडू पे। एंड स्क्वे जो है वो टोटली डिफरेंट है दोनों से। इस पे स्टिक और शील्ड यूज होता है जिसपे फुल बॉडी, हेड, चेस्ट, आर्म्स एंड लेग्स पे इसका प्रोटेक्टिव गियर होता है ताकि लगे नहीं, क्योंकि स्टिकिंग इक्विपमेंट यूज करके हम लड़ते हैं इस पे। जी। इन तीनों में ही सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे प्रभावी कौन सा है? तीनों गेम सेल्फ डिफेंस के लिए प्रभावी है। मोस्टली कराटे जो है इस पे आपको मोर बेटर टेक्निक्स और ऑप्शंस मिलेगा आपको फॉर सेल्फ डिफेंस। जी। अब अगर हम बात करें कि ये मार्शल आर्ट्स को लेके हमारे द्वीप समूह के जो बच्चे हैं उनको कितना इंटरेस्ट है इसमें या उसका क्या चल रहा है हमारे द्वीप समूह में, आपको क्या लगता है? हमारे द्वीप समूह में कराटे हो या मार्शल आर्ट्स बोल के, मार्शल आर्ट्स पे आज के यूथ पे बहुत एक मेजर इम्पैक्ट और रोल प्ले कर रहे हैं। सारा हर 10 घर पे एक ना एक मार्शल आर्ट प्लेयर निकलते हैं कि उन्हें मार्शल आर्ट करने पे बहुत इंटरेस्ट है। बिकॉज यहाँ का जो हमारा जो कोच है उनका पास उनका जो ट्रेनिंग और उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें बेटर रिजल्ट और बेटर परफॉर्मेंस करने देते हैं, जिसकी वजह से हमें नेशनल एरिना पे अचीवमेंट होता है। तो वो इन फ्यूचर स्टूडेंट्स को ही बेनिफिट देता है। लाइक स्पोर्ट्स कोटा पे जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब को बेनिफिट देके आज का टाइम में यूथ्स पे बहुत बढ़िया और अच्छा इम्पैक्ट है मार्शल आर्ट्स का। तो जो यूथ है उसको डाइट कैसी लेनी चाहिए तीनों ही खेलों के लिए, या कुछ स्पेशल डाइट अलग से है? स्पेशल डाइट तो होता है मैम। स्पेशल डाइट जो है पर्टिकुलरली एज अ प्लेयर जब वो इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट खेल रहे हैं वो टाइम तो उनको स्पेशल डाइट होते ही है। बट नॉर्मल लाइफस्टाइल पे रहने टाइम भी हमें एज अ प्लेयर, एज अ मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा डाइट कंट्रोल रख के ही खाते हैं ना, बाहर का उतना एक्स्ट्रा जंक फूड, पैक्ड ड्रिंक्स, ब्रेवेजेस, ये सब हम अवॉइड करते हैं मोस्टली। जो भी अगर जूस हो या खाना हो जो भी खाते हैं बेटर हम फ्रेश प्रेफर करते हैं या घर का खाना ही प्रेफर करते हैं, बाहर का मोस्टली थोड़ा अवॉइड करते हैं। जी। आपने जैसा हमें बताया कि आपने 39 राष्ट्रीय और 5 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा या जो ये प्रक्रिया है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मैम मैंने अपना जो फर्स्ट नेशनल कंपटीशन मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने आई वाज इन 4th क्लास पे था। मैंने 2010 पे मैंने
पार्टिसिपेट किया था दिल्ली पे, उसमें मैंने फर्स्ट नेशनल मैंने हार चुका था। जी। उसके बाद ही मुझे एक मोटिवेशन या एक जोश आया था कि नहीं, मुझे जीतना है, मुझे अपना आपको प्रूफ करना है कि आई कैन ऑल्सो। उस टाइम से मैंने अपना एक एम और फोकस बनाया कि मुझे जीतना है। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने कंटिन्यू खेल रहा हूँ टिल नाउ। मैंने आपने जैसा कहा 39 नेशनल मैंने खेल लिया है, 5 इंटरनेशनल इवेंट्स खेल लिए। इस पे मैंने अभी तक मेरे पास 120 प्लस मेडल्स हैं, 7 चैंपियन ऑफ चैंपियन टाइटल्स, बेस्ट फाइटर ऑफ इन होल इंडिया का जो है नेशनल टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट फाइटर टाइटल दिया गया था। नेशनल कैंप होता है उस पर बेस्ट कैंपर का टाइटल दिया हुआ है। तो जर्नी ऐसा नहीं था मैम कि जर्नी वॉज वेरी ईजी। हाँ, बहुत सारा फिजिकल इंजरीज हुआ था, जिसकी वजह से गेम कभी कभी थोड़ा डिले हुआ, गेम पे थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो रहा था। मैम अप्स एंड डाउन्स एज अ प्लेयर को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी एक प्लेयर आके हारेगा, तभी वो जीतने का उसको वैल्यू पता चलेगा। सिर्फ प्लेयर जीतते जाएगा तो उसको वैल्यू नहीं रहेगी, कि हारने का जो तकलीफ है वो पता नहीं चलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब प्लेयर हारना चाहिए, जीतना चाहिए जरूर, बट हारने से ही जीतने का वैल्यू, जैसा मुझे 2010 पे पता चला कि हारने का बाद ही जीतने का वैल्यू पता चला, तो हारने के बाद एक प्लेयर को जीतने का वैल्यू पता चलेगा। जी, आपने जैसा बताया कि आप 7 बार चैंपियंस ऑफ चैंपियन रह चुके हैं, तो इस खेल को जीतने का रहस्य क्या है आखिर? मैम मेरा ट्रेनिंग, मेरा मास्टर का, मेरा जो कोच है, मेरा गुरु, उनका ट्रेनिंग, मेरे फादर का सपोर्ट, मेरे फादर का ट्रेनिंग, कि दोनों ही अपना अपना बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं मुझे सुबह शाम। पेरेंट्स का घर से इतना पेरेंट्स सपोर्ट है, मेरे फादर का इतना सपोर्ट है कि ये लाइक ही ऑलवेज लाइक मेरे को हर टाइम कुछ ना कुछ गेम को लेके ही बिजी रखते हैं। गेम को लेके वीडियोस हो, गेम को रख के ट्रेनिंग का, आगे का फ्यूचर कैसा ट्रेनिंग करना, क्या नहीं करना, क्या टेक्निक अच्छा है। इवन मेरा कोच भी जो है मास्टर एमडी सेल्वम जी, उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा उनसे ट्रेनिंग को लेके इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उनका लेवल ऑफ ट्रेनिंग, उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मैंने आज का टाइम पे कहीं इवन नेशनल एरिना पे कोई कोच का पास मैंने नहीं देखा है। जी, ये जो चैंपियंस ऑफ चैंपियन का किताब है, ये क्या है? ये विस्तार से बताइए कैसे। मैम चैंपियन ऑफ चैंपियन जैसा होता है कि अभी जैसा मैं 23 ईयर्स का हूँ, तो 18 प्लस जो है सीनियर कैटेगरी बोलते हैं। तो सीनियर कैटेगरी पे हमारा डिफरेंट वेट कैटेगरीज होते हैं, 10 डिफरेंट वेट कैटेगरीज होता है हमारा इवेंट पे। तो ईच इंडिविजुअल वेट कैटेगरी का जो प्लेयर गोल्ड मेडल निकालते हैं, तो हमारा पास आफ्टर द टूर्नामेंट 10 गोल्ड मेडलिस्ट लोग आते हैं। वो 10 गोल्ड मेडलिस्ट लोग का अंदर और एक बार कंपटीशन होता है फॉर दैट चैंपियन ऑफ चैंपियन। गोल्ड जीत दिया तो आपको चैंपियन बोलते हैं। तो गोल्ड जीतने के बाद उसके टाइटल के लिए मैच होता है चैंपियन वर्सेस चैंपियन जी। तो वो चीज मैंने फ्रॉम 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, अभी तक मैंने मारा है। और 2022, 23, 24 ये 3 साल का टाइटल कंटिन्यूस मैंने मारा है जी। अब आप एक रेफरी हैं, तीनों ही खेलों के रेफरी हैं, तो एक खिलाड़ी से रेफरी बनने का जो सफर है वो कैसा है, या कठिनाइयां आती हैं बच्चों को जज करने में? जरूर कठिनाइयां आती है, और मोस्टली अ गुड प्लेयर कैन ओनली बी अ गुड रेफरी, क्योंकि उसे ही पता है कि प्लेयर कैसा खेलता है, कैसा मारता है, कैसा देता है। और हम जब ऑफिशिएटिंग करते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा सिचुएशन हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक पॉइंट पे भी एक प्लेयर का कैरियर फ्लॉप हो सकता है, प्लेयर का कैरियर स्पॉइल हो सकता है। तो हमें बहुत फोकस पे बैठना पड़ता है, बहुत रेडी देखना पड़ता है। सिर्फ एक जन का स्कोर डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सारा ऑफिशियल्स एग्री होना है उस चीज़ के लिए। अगर आपने देखा होगा मैम कि क्रिकेट पे जैसा हो गया रिव्यू सिस्टम, वो सब नहीं है करा इस पे। आप उतना फास्ट गेम है कि आपको कोई रिव्यू नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वो टाइम पे आपको फुल फोकस वो गेम पे ही रखना चाहिए। और ऐसे प्लेयर रहते को ऑफिशियल रहते हुए हमें पता है कि वो जगह पे कितना तकलीफ होता है ऐसे प्लेयर की ऑफिशियल ने पॉइंट गलती से नहीं दिया जी। तो वो चीज़ हमें बहुत देखना होता है, बहुत फोकसली बैठना होता है वहाँ पे करने टाइम। दिनेश जी, आखिर में आप हमें ये बताएं कि आपकी आगे की योजनाएं क्या हैं इस खेल को लेकर? हम खेल को लेकर आगे तो करना ही है कि, और मेरा अपना पर्सनली ये है कि आफ्टर माय स्टडीज, आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ माय स्टडीज, मैं खुद ऐसा प्लेयर था, अभी मैं ऐसा कोच ट्रेनिंग दूंगा बच्चों को, इन फ्यूचर रेडी करूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, उनसे शेयर करके उन्हें बेटर जगह पे बेटर एक्सपोजर दूंगा करके मेरा एक प्लानिंग है मैम।
जी दिनेश जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में आपके रोल मॉडल कौन है? आपके गुरु या आपके कोई खिलाड़ी कोई आपका रोल मॉडल है? नहीं मैम, कोई खिलाड़ी तो वो लेके मैंने रोल मॉडल ऐसा नहीं देखा है। जी। मेरे लाइफ पे गेम को लेके इम्पैक्ट दिया है, मैंने किसी को लेके रोल मॉडल ऐसा सोचा है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कोच और मेरे फादर को लेके। मेरे कोच जो ग्रैंड मास्टर डॉक्टर MD सेल्वम और मेरे फादर, ये दोनों का ही मुझे मेरा गेम को लेके दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल। उन दोनों की वजह से ही मैं अपना जो भी हासिल कर पा रहा हूँ या हासिल कर रहा हूँ, उनकी वजह से। मेरा कोच जो है उनका, ही इज़ द ओनली मैन इन द आइलैंड्स टू हैव अ डॉक्टरेट इन मार्शल आर्ट्स। जी। उन्होंने नियर अबाउट 35 ईयर्स से वो आइलैंड्स पे फ्री ऑफ ट्रेनिंग का सर्विस दे रहे हैं। बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, हज़ारों स्टूडेंट्स को उन्होंने डेवलप किया है। तो ही मीन्स टू अ लॉट टू मी, क्योंकि उनका वजह से ही, उनका सपोर्ट, उनका गाइडेंस, उनका ट्रेनिंग का वजह से ही मैंने आज ये स्टेज पे खड़ा हूँ, इतना लेवल पे मैंने खेला है। जी दिनेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपने खेल के बारे में इतनी बारीकियों से बताया और अपने उपलब्धियों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया। आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, हमने जाना दिनेश जी से उनके उपलब्धियों के बारे में और इस खेल के बारे में। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए खिलाड़ी के साथ, एक नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।